गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड सेमेस्टर 4th मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा चतुर्भुज है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चतुर्भुज का अर्थ उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख एवं बाह्य कोणों में बोध। फिर क्या है चतुर्भुज के प्रकार, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब का क्षेत्रफल और चक्रीय चतुर्भुज और बिन चक्रीय बिंदु की अवधारणा। ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये हमारा 4 नंबर से 6 नंबर कवर करता है 25 नंबर में से हमारे पेपर में। सर्वप्रथम अब देख लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति वाले बहुभुज को हम चतुर्भुज कहते हैं। और दैनिक जीवन में चतुर्भुज के उदाहरण कुछ हैं। किताब हो गया, श्यामपट्ट हो गया, दरवाज़ा हो गया, आपका फर्श हो जाता है, दीवारें हो जाती हैं, दीवार हो जाती हैं। यहाँ देखिए चित्र में रेखाखंड ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए से घिरी बंधाकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी कहेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर होगा। चतुर्भुज की कुछ जानकारियाँ और ले लेते हैं। तो चतुर्भुज में भुजा क्या है? ए बी और फिर क्या है? ए बी और ए डी, ये संलग्न, ये हो जाएंगी हमारी संलग्न भुजाएं। फिर ए बी और बी सी, और फिर क्या है? बी सी और सी डी, और फिर सी डी और डी ए, ये हमारी सब संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर संलग्न भुजाएं मिलती हैं, काटती हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो जैसे ये ए डी और ए बी एक बिंदु ए पे काट रही हैं, तो ये इसका शीर्ष हो गया। ऐसे 4 शीर्ष ए बी सी डी, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। अब जब दो आसन्न भुजाओं को छोड़ के अगर दो बिंदु आपस में मिल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बहुभुज में विकर्ण के किन्हीं दो शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़ के जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये आसन्न बिंदु कौन, आसन्न वाले शीर्ष कौन से हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, पर ये आसन्न वाले को छोड़ के हम मिलाते हैं, तो एक ये और इसको मिलाते हैं, तो क्या ये विकर्ण हो गया, और एक विकर्ण ये हो गया। तो ए सी और बी डी यहाँ पर विकर्ण हो गए। तो इस प्रकार हम चतुर्भुज के क्या देख लिया? संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं, शीर्ष क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सम्मुख भुजाएं। तो ए बी और देखिए ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं हो गई, ए डी और बी सी ये सम्मुख भुजाएं हो गई। ठीक है, अब चतुर्भुज के अंतःकोण, तो इसके 4 अंतःकोण होते हैं, डी ए बी और ए बी सी और बी सी डी और डी सी डी ए, ये इसके 4 अंतःकोण हो गए। वाह्य कोण के लिए हम देखते हैं, तो वाह्य कोण हमारा हो गया बी पी सी, बी सी पी, उसके बाद क्या होगा? सी डी क्यू, और फिर डी ए आर और ए बी एस। तो ये हमारे वाह्य कोण हो गए। और अंतःकोण और वाह्य कोण का अंतःकोणों का योगफल चतुर्भुज के 360 डिग्री, और चतुर्भुज के वाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। और जैसे एक दिख रहा है कोण ए वाई ए आर, तो इसको हम वाह्य कोण में नहीं लेंगे। ठीक है, अब चतुर्भुज की जानकारी एक पेज में ले लेते हैं हम लोग। तो शीर्ष कितने होते हैं? 4। जैसे यहाँ इस चित्र में ए बी सी डी 4 शीर्ष हैं। ठीक है, भुजाएं कौन सी हैं? ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं हो गई। विकर्ण कौन से होंगे? ए सी और बी डी, ये विकर्ण हो जाती हैं, संलग्न भुजाएं। तो ए बी ए डी हो गई, और ए बी बी सी हो गई, और बी सी सी डी हो गई, और डी ए और सी डी हो गया। ठीक है, सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? ए बी सी डी और ए डी बी सी। ठीक है, ये सम्मुख भुजाएं हो गई। अंतःकोण क्या हो गया? ए बी सी, बी सी डी और सी डी ए और डी ए बी। वाह्य कोण कौन से हो गए? बी सी पी और सी डी क्यू, डी ए आर और ए बी एस। अब ऐसे कोण युग्म जिनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो उन्हें हम संलग्न आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोण जिनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो अब देखिए एक कोण इस पे बनेगा, तो कोण ए, ये कोण ए हो गया और ये कोण बी हो गया। ठीक है, तो इस पे एक उभयनिष्ठ भुजा ए बी हो गई। ऐसे ही क्या है? कोण बी हो गया
और कोण सी हो गया, तो इस पे भी उभयनिष्ठ भुजा BC हो गई। ऐसे इसमें फिर क्या है, कोण DC हो गया, कोण AB हो गया, इस पे भी एक मतलब एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोण D हो गया, एक कोण C हो गया और कोण D हो गया, ये तो DC इस पे उभयनिष्ठ हो गई, ठीक। ऐसे क्या है, कोण ये CDA और कोण DAB, इस पे भी एक उभयनिष्ठ भुजा AD हो गई। तो इस प्रकार जो उभयनिष्ठ भुजा पे जो कोण बने होते हैं उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। अब चतुर्भुज के अंतः कोण के बारे में देख लेते हैं। अंतः मतलब ये चतुर्भुज ABCD के अंतः रेखा के बाद जो ये साइडेड भाग है पूरा, इसको हम क्या कहें, चतुर्भुज का अंतः भाग कहेंगे, और इसके बाहर के जितने एरिया हैं उसको हम बहिर्भाग बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब चतुर्भुज के प्रकार देख लेते हैं। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, पतंग और एक चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके बारे में सब देख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनका सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर हो, मतलब सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है, जैसे ये और ये समांतर हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये समांतर इसके हो गया और ये समांतर इसके हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ AB समांतर DC और AD समांतर BC, ठीक है। आयत क्या होते हैं, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं, मतलब 360 होता है, सभी कोण समान मतलब सारे कोण 90 अंश होंगे और आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। तो देखिए AB समांतर DC और AD समांतर BC, ठीक है। और सारे कोण AB बराबर BC बराबर CD बराबर इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा, ठीक। फिर समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनके सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी एक दूसरे के और आमने सामने की भुजा समांतर होंगी। तो AB समांतर DC, यहाँ एक मिनट, AB समांतर DC और AD समांतर BC, और ठीक है, बाकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। और वर्ग क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण बराबर हों, तब मतलब सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण भी बराबर हो, तो ऐसे इसी को वर्ग कहते हैं। जैसे ये सारी भुजाएं बराबर हैं और सब प्रत्येक कोण 90 अंश हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो इस टाइप को वर्ग कहते हैं। पतंग क्या होता है, तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है, ठीक है। आसन्न भुजाएं मतलब जो किसी एक सिर से मिलती हैं, तो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो इस टाइप का जो बनेगा आकृति इसको पतंग कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ वृत्त पे चतुर्भुज के ABCD चारों शीर्ष स्थित है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री होता है। और ऐसे चतुर्भुज जिनके प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश से छोटा होता है, ठीक है। तो प्रत्येक 180 अंश से प्रत्येक अंतः कोण छोटा होता है, तो उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। और जिस चतुर्भुज का कोई भी अंतः कोण कोई एक कोण जो है 180 अंश से बड़ा होगा उसे अवतल चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हो गया। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। और आयत के विकर्ण समान होते हैं और परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है।
और वर्ग के विकर्ण जो है समान होते हैं और परस्पर समकोण पे समविभाजित करते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। विकर्ण आमने सामने के कोण को समविभाजित करते हैं, ठीक है। विकर्ण जो है जिस उस पे डले होते हैं कोण पे उसको संध्यायित करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है और किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। तो समलम चतुर्भुज क्या है? तो समलम चतुर्भुज के परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजाओं का जोड़ देंगे तो उसका हमारा परिमाप निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो चारों भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप निकल आया। समलम का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग ये और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये जो दूरी है, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार हो गया और इसकी ये ऊंचाई हो गई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन ऊंचाई बोल सकते हैं, चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई या लंबाई गुणे ऊंचाई, जो भी है ऊंचाई दिया रहेगा, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। अब समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और समचतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग। वर्ग, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 2 भुजा। अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक बाग की लंबाई 180 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। तो बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो रास्ते पे मिट्टी डलवानी है। 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के खर्चे के हिसाब से कितना पैसा लगेगा? तो अब ये देखिए हमने चित्र बना रखा है। तो यहाँ देखिए 180 मीटर क्या हो गया? लंबा हो गया, 120 मीटर चौड़ा हो गया। ये बीचों बीच रोड जा रही है जो समकोण पे काटती है, 3 मीटर चौड़ी है। तो हमने रोड का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो रोड पर का क्षेत्रफल 3 गुणे 120 और 3 गुणे धन 3 गुणे 180 और माइनस 3 गुणे 3, क्योंकि ये वाला जो वर्ग वाला एरिया है यहाँ पर एक वर्ग वाला एरिया होगा तो इस क्षेत्रफल के अनुसार दोनों 2 बार हो जाएगा। तो एक बार हम घटा देंगे तो पूरा पूरा रास्ते का एक्यूरेट निकल आएगा। तो इस प्रकार हमारा रास्ते का क्षेत्रफल हुआ 891 सॉल्व करने के बाद। अब मिट्टी डालने का खर्च, तो एक वर्ग मीटर में 12 रुपया है, तो 12 गुणे 891 हो गया। तो हमारा 10,692 रुपया खर्च आ गया टोटल। तो इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया था 2019 में 2 नंबर में। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। और यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग का लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार मान लीजिए हमने लंबाई को L मान लिया और चौड़ाई को B मान लिया। तो L बराबर क्या है? 3B, क्योंकि लिखा हुआ है लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। और फिर क्या? बाग का क्षेत्रफल दिया है 243, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बाग का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा 243 है। और इस प्रकार हमारा लंबाई बराबर 3B है, तो 3B का मान रखा, तो 3B इंटू बी हो गया, 3B स्क्वायर हो गया, इधर 243 हो गया, ठीक है। तो 3 से काटा तो 3 से 3 81 जा हो जाएगा 243। तो B बराबर हमारा फिर बी स्क्वायर बराबर 81 हो गया, तो बी का वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 आ गया तो अब बी का वैल्यू 9 आ गया तो एल का मन निकालेंगे। एल बराबर हो गया 3B, तो 9 त्रिक 27, तो मतलब हमारा एल जो है 27 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार बाग की लंबाई 27 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2018 में आया हुआ है। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 250 ही दिया हुआ है, चौथा कोण निकालना है। तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है।
तो 3 का दिया है, तो चौथा कोण निकालना है। तो चौथा कोण बराबर क्या है, 360 माइनस 300, कोण तीनों कोणों का योगफल। तो 360 माइनस 285, 75 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें वृत्त का केंद्र जी ओ है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यदि ए डी सी बराबर 140 अंश दिया हुआ है तो कोण बी ए सी का मान निकालिए। तो कोण ए डी सी और कोण सी बी ए इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख वो होते हैं सम्मुख कोण, उनका योगफल 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, एक मिनट चल नहीं रहा है, ये वाला कोण, तो ये हमारा दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो एक 140 दिया है, तो ए डी सी बराबर 140 दिया हुआ है, तो ए सी बी बराबर निकल जाएगा 40 अंश। ठीक है। और कोण किसी अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है, ये अर्धवृत्त पर बना कोण ये वाला, ये 90 अंश हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ए सी बी बराबर हो गया 90 अंश। तब अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। तो ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 अंश। अब दो कोण का मान दिया है, तो ए सी बी 90 अंश हो गया और सी बी ए 40 अंश हो गया, तो बी ए सी हमारा निकल आएगा। तो बी ए सी बराबर 180 माइनस 130, तो 50 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बी ए सी जो है 50 अंश आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 5 में दिया है कि एक चित्र में ओ केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है और कोण ए सी बी बराबर 60 अंश दिया हुआ है और कोण ए बी डी बराबर 40 अंश दिया है। तो ए सी ए डी और डी और क्या है डी बी सी का मान निकालिए। ठीक है। तो मतलब हमें इसका मान निकालना है और इसका निकालना है। तो हमें क्या है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है। तो ये वाला कोण हमारा क्या है, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिभुज ए सी बी में कोण ए बी ए डी प्लस कोण ए डी बी और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए डी बराबर बी ए डी प्लस 90 प्लस 40 180 हो गया। तो बी ए डी हमारा 50 अंश आ जाएगा। ऐसे हमारा त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये वाला, तो ये अर्धवृत्त पे बना कोण ये 90 अंश हो जाएगा और ये हमारा 40 अंश दिया है, 60 सॉरी तो यहाँ देखिए कोण ए बी सी में देखिए ये कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए और प्लस सी ए बी बराबर 180 अंश इस वाले कोण में। तो यहाँ पर ए बी सी का मान निकालना है। कोण जो है बी सी ए 90 अंश हो गया क्योंकि वो अर्धवृत्त पे बना कोण है। उसके बाद सी ए बी जो है 60 अंश दिया है, इक्वल टू 180 हो गया। तो ए बी सी बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 9 और 90 100 150, तो 30 अंश आ जाएगा ए बी सी। ठीक है। ऐसे इस प्रकार हमारा क्या है, सारे कोड फाइंड हो गए हैं। अब कोड सी ए डी को हमें ज्ञात करना था। सी ए डी हमारा क्या होगा, सी ए बी प्लस बी ए डी। ठीक है। सी ए डी, ये देखिए सी ए डी, ये जो है इसका और इसका दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो उसको जोड़ दिए तो 60 प्लस 50 110 हो गया। ऐसे डी बी सी क्या हो जाएगा, ये वाला कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ और इसका जोड़, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 प्लस 40 मतलब 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार 110 और 70 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं सरसरी नज़र में। ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये वृत्त में दिया हुआ है, तो ये अर्धवृत्त है क्योंकि ये व्यास है, तो इस पर ये बना कोण 90 अंश हो जाएगा और ये कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है।
तो अब दो त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुज में दो दो कोण पता है, तो तीसरा कोण हम 180 वाले तीनों कोण का योगफल 180 अंश होता है, तो दो कोण पता है, तीसरा कोण निकाल लेंगे, तो दोनों त्रिभुज से हमें दोनों एक एक कोण निकल आएगा। उसके बाद हमें जो कोण बोला गया है उसको जोड़ के हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। यहाँ एक प्रक्षेप्य चित्र में 28 वर्ग सेंटीमीटर की एक 28 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं का स्पर्श क्या कहते हैं, एक मिनट, प्रक्षेप्य चित्र में 28 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, इसमें भुजाओं का स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये वृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है, तो देखिए यहाँ पर ये वृत्त स्पर्श करता है, तो यहाँ देखिए ये पूरा मिला रहा है वर्ग को, तो ये व्यास हो गया, और व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर हो गया। ठीक, तो हमारा व्यास क्या हो गया, वो भी 28 सेंटीमीटर हो गया। अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो 28/2, तो हमारा त्रिज्या निकल आया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr² में 22/7 और 14 × 14, तो 44 × 14, 616 मीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, 2017 में आया था 2 नंबर में। प्रक्षेप्य चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। विकर्ण AC तथा BD खींचा गया, और यदि ACB, देखिए ACB ये जो है 52 अंश दिया है, और कोण BAC 48 दिया है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण 52 अंश जो है, ये एक वृत्तखंड हो गया, ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड पर स्थित हैं, अतः बराबर होंगे, तो ये हमारा कोण ADB बराबर 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक वृत्तखंड ये है, उस पे ये कोण और ये कोण ये एक ही वृत्तखंड पे बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण CAB बराबर 48 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। अब हमें क्या करना है, कोण ADC ज्ञात करना है, तो ये हमें ये वाला कोण जो है कितना मिल गया हमको, 52, और ये वाला मिल गया 48, तो 52 और 48 कितना हो गया, 100 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा कोण का मान 100 डिग्री आ जाएगा। उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं। एक वर्ग के विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 भुजा, तो 5√2 है, और √2 भुजा है, तो √2 कट गया, तो भुजा का माप क्या है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर विकर्णों का क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और क्या है, उदाहरण नंबर 10 देख लिए। एक समलंब की समांतर भुजाओं समलंब की समांतर भुजाएं क्या है, 15 मीटर है और 8 मीटर दिया हुआ है, तो उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल, तो 1/2 बराबर समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजा 15 और 8 है, तो 15 8 कितना हो गया, 15 5 20 और 20 3 23 हो गया, और 12 ऊंचाई हो गई, तो 2 छंग 12 हो गया यहाँ, तो 23 × 6 हो गया, 23 × 6 हो गया, तो 138 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका कोण B जो है 95 दिया है, और कोण D का वैल्यू याद करना है। तो हमें पता है कि क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण D + 95 बराबर 180 अंश, तो D बराबर 85। ठीक, और दूसरा कोण क्या दिया था, AB बराबर BC, AB बराबर कोण C दिया है, और ये भी पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, वो 180 अंश होते हैं योग, और दोनों कोण बराबर दिया है, तो
2a बराबर 180 अंश, तो a बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एक कोण 85 आ गया और एक कोण 90 अंश आ गया। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो यहाँ एक सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण, यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका एक बहिष्कोण दिया हुआ है DCE बराबर 110 अंश। ठीक है, तो कोण ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये एक सरल रेखा हो गई, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये रैखिक युग्म बन गया। तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, इन दोनों का 180 अंश हो जाएगा। ये 110 दिया है तो दूसरा कोण 70 हो जाएगा। तो मतलब कोण BCD, कोण BCD बराबर जाएगा कोण 180 अंश माइनस कोण DCE। तो 180 माइनस 100 110 बराबर 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, और फिर चक्रीय चतुर्भुज में ले लेंगे तो कोण B प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो कोण BCD बराबर कितना आ गया? 70 आ गया। तो कोण A बराबर 180 माइनस 70 110 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार कोण A की मान 110 अंश हो जाएगा। तो आई होप कि मतलब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया, और थ्योरी में जितना जितना सिलेबस में दिया था उतना हमने कवर कर लिया है। ये एक रिवीजन टाइप का क्लास है, तो इसमें एक आपको एक मतलब ओवरव्यू मिल गया कि कैसा क्वेश्चन आना है और कैन कौन कौन क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। तो आई होप कि इतना ही सफिशियंट होगा, बाकी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।